हेलो फ्रेंड्स, फिटर थ्योरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इसमें हम रुक्मणी पब्लिकेशन का जो बुक था, सीरीज़ चल रहा था, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। इसका हमारा ये चैप्टर नंबर 9 है, जो हमारा स्क्रू थ्रेड से लिया गया है। इसका हमारे जो क्वेश्चनों को, एमसीक्यू क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना के लिए सूत्र क्या होता है। तो इसमें आपको बताना है कि किसी स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना के लिए सूत्र क्या है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो पिच इनटू स्टार्टरों की संख्या से हम लीड निकाल लेते हैं। किसी भी चूड़ी का, किसी भी स्क्रू थ्रेड का लीड ज्ञात करने के लिए पिच गुणे स्टार्टरों की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं कि बाहरी चूड़ियों का पिच डायामीटर चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसको। इसमें से हमें बताना है कि बाहरी चूड़ियों का पिच डायामीटर चेक करने के लिए किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ हम जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम बाहरी चूड़ियों का पिच डायामीटर चेक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि लीड और पिच बराबर होते हैं। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि लीड और पिच किस चूड़ियों में बराबर होते हैं। तो जो हमारा सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती हैं, इनमें लीड और पिच बराबर होती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बताना किसी सिलेंडर की अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को क्या कहते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हम किसी भी सिलेंडर का जो अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर जो यूनिफॉर्म सेक्शन में हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को क्या कहते हैं। तो जो हमारा रिज होता है उसी को तो हम स्क्रू थ्रेड बोलते हैं। बने हुए रिज को हम स्क्रू थ्रेड बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि निम्न में से ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण कितना होता है। जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण कितना होता है, तो ये हमारा 55 डिग्री होता है। BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण कितना होता है, तो 55 डिग्री होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना चूड़ियाँ निम्न में से किस स्टार्ट की पाई जाती हैं। जो हमें बताना है चूड़ियाँ निम्न में से किस स्टार्ट की पाई जाती हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारी जो चूड़ियाँ होती हैं ये हमारी सिंगल स्टार्ट भी होती हैं, डबल स्टार्ट और मल्टी स्टार्ट है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। बताइए स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडों के ऊपर जिस पॉइंट पर मिलती हैं। अच्छा, स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडों के ऊपर जिस पॉइंट पर मिलती हैं वह पॉइंट क्या कहलाता है। जो थ्रेड की दोनों साइड हैं, जैसे हमारा कोई इसमें जैसे हमारा ये थ्रेड कटा हुआ है, तो जो दोनों साइडें हैं ये वाली जो यहाँ मिलती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। इसको बोला जाता है क्रेस्ट। और जो ये नीचे वाला भाग दिख रहा है इसको हम रूट बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किस टूल के सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती हैं। किस टूल के सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती हैं, इसमें बताना है। तो जो हमारा बोल्ट होता है उसके एक सिरे पर हेड होता है और दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये जैसे ये बोल्ट है, तो ये यहाँ पर तो ये चूड़ियाँ बनी होगी और ऊपर ये हेड होगा। हेक्सागोनल किसी भी आकार का होता है, कई प्रकार के बोल्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर बोल्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं कि वह गोल आकार का पीस क्या कहलाता है जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी होती हैं तथा बीच के भाग प्लेन रखा जाता है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही समझ गए होंगे, उसको स्टड बोलते हैं। स्टड आपका जैसे ये एक प्लेन भाग है, ये प्लेन भाग हो गया। तो जैसे ये प्लेन भाग है तो इसके इतने भाग पर यहाँ चूड़ी कटी होगी और नीचे चूड़ी कटी होगी। ये बीच का भाग हमारा, ये जो भाग है ये प्लेन ही रहेगा, तो इसको हम स्टड बोलते हैं। तो ये हमारा स्टड हो जाएगा।
फ्री हैंड है दोस्तों। किस में हेड नहीं होता है, आपको बताना है कि हेड किस में नहीं होता है। तो जो हमारा अभी हमने बताया था कि स्टड होता है, उसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी रहती हैं और बीच में प्लेन रहता है, उसमें हेड नहीं होता है। हेड हमारा बोल्ट में होता है। मतलब निम्न में से प्लेन वाशर का कार्य क्या है। तो हमें 4 ऑप्शन में है सिर्फ बताना है कि प्लेन वाशर का क्या क्या कार्य है। तो जो फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना, जो हमारा प्लेन वाशर होता है ये हमारा फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताना लॉक वाशर का कारण निम्न में से प्रयोग किया जाता है, किस कारण के लिए लॉक वाशर का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा नट को लॉक करने के लिए हम लॉक वाशर का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कि नट को लॉक करने के लिए हम लॉक वाशर का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बता निम्न में से किस स्थान पर प्लेन वाशर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमें बताना होगा कि जो प्लेन वाशर का उपयोग किस स्थान पर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जहां कंपनों द्वारा नट को ढीला होने की संभावना हो वहाँ पर हम प्लेन वाशर का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नट बोल्ट में प्रयुक्त थ्रेड होती है। नट बोल्ट में कौन सी चूड़ी होती है। तो उसमें हमारी नट बोल्ट में बी थ्रेड होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बताना एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समांतर जितनी दूरी तय करती है वह क्या कहलाती है। एक चक्कर में अक्ष के समांतर जितनी दूरी तय करती है वो क्या कहलाती है। तो वो हमारा थ्रेड की लीड कहलाती है। मतलब चूड़ी की लीड होती है, जो थ्रेड की लीड। 3 स्टार्टर वाली थ्रेड का पिच ज्ञात करने के लिए उसकी लीड को कितने से भाग देना पड़ेगा। तो उसको हम 3 से ही भाग देंगे, तभी हमारा वो उसकी लीड निकल के आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारणवश रफ और टूटी हुई थ्रेड बनती है। तो हमें 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सा कारण है जिससे रफ और टूटी हुई थ्रेड बनती है। तो इसका हमारा ये थ्रेड कटिंग टूल ब्लंट होगा, या होल का साइज या बोल्ट के लिए ब्लैंक का व्यास सही नहीं होगा, या कटिंग टूल के फ्लूइड में चिप्स भरे होंगे। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यही सभी कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताना स्क्रू थ्रेड पर एक पॉइंट और उसी अनुरूप वाली अगली थ्रेड पर पॉइंट के बीच अक्ष के समांतर की दूरी को क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो थ्रेड की पिच। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है। जो हमारा सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है इसमें क्या होता है। तो इसमें हमारा लीड और पिच बराबर होती है। अभी हमने बताया था कि लीड और पिच बराबर होती है किस थ्रेड में, तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड में। बताना है जो थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच संपर्क स्थल को क्या कहते हैं। तो उसको हमें बताना है कि संपर्क स्थल को क्या कहते हैं। तो जो हमारा फ्लैंक्स, उसको हम फ्लैंक्स बोलते हैं। जैसे हमारा ये कोई जैसे थ्रेड हो गया तो ये तो हमारा क्रेस्ट हो जाएगा, ये हमारा नीचे वाला भाग रूट हो जाएगा। जो मिलाने वाला जो संपर्क स्थल ये हमारा क्रेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्न में से किसके आधार पर नट की डायमेंशन व्यक्त की जाती है। तो ये हमें बताना है कि नट के आधार पर डायमेंशन व्यक्त की जाती है। जो नट की होती है तो ये किसके आधार पर। तो ये हमारा बोल्ट का जो नॉमिनल डायामीटर होता है, बोल्ट का नॉमिनल डायामीटर के आधार पर हम नट की डायमेंशनल व्यक्त करते हैं। बताना किस प्रक्रिया द्वारा किसी सिलेंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो हेलिकल ग्रूव काटकर किसी सिलेंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताना है परमानेंट फास्टिंग का उदाहरण क्या है। जो हमारी परमानेंट फास्टिंग का उदाहरण है वो हमारा वेल्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिवेट को निम्न में से किसके व्यास द्वारा दर्शाया जाता है। जो हमारी रिवेट होती है इसको किसके व्यास द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसको हम शंक के व्यास द्वारा दर्शाते हैं। जो हमारी जैसे ये हमारी कोई रिवेट है, जैसे ये हमारी रिवेट हो गई
तो इसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, तो हम जो इसका जे वाला जो डायामीटर होता है तो हम इसके द्वारा इसको हम दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना निम्न में से बीएसएफ थ्रेड का शीर्ष कोण कितना होता है। तो हमारा ये बीएसएफ थ्रेड का कोण होता है 55 डिग्री, या फिर बीएसपी थ्रेड हो गया, इसका बीएसएफ और बीएसपी दोनों थ्रेडों का कोण 55 डिग्री होता है। बीए स्क्रू थ्रेड की गहराई कितनी होती है, जो हमारा बीए स्क्रू थ्रेड होता है इसकी गहराई कितनी होती है, तो जो इसका बीए स्क्रू थ्रेड होता है इसकी गहराई 0.6 पी पिच होती है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि निम्न में से स्क्रू थ्रेड का पिच डायामीटर क्या होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो थ्रेड के मेजर और माइनर डायामीटर के बीच काल्पनिक डायामीटर होता है वही हमारा स्क्रू थ्रेड पेच का डायामीटर होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बता निम्न प्रक्रिया द्वारा सेमी परमानेंट फास्टनर को अलग किया जाता है। तो हमें ये जो 4 ऑप्शन है इसी 4 ऑप्शन में से बताना है कि जो हमारी किस सेमी परमानेंट फास्टनर को अलग किया जाता है किस प्रक्रिया द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जो हल्का गर्म करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कार्य के लिए बीएसएफ थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो हमें इसी में से बताना है कि किस कार्य के लिए बीएसएफ थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो बिजली के सामानों के लिए हम बीएसएफ थ्रेड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि मैकेनिकल जैक पर किस प्रकार की थ्रेड कटी होती है या प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा स्क्रू जैक होता है या इस कोई भी जैक हो गया, मैकेनिकल जैक हो गया, तो इसमें हमारा स्क्वायर थ्रेड बनी रहती है, वर्गाकार चूड़ी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का प्रत्यक्ष क्या नहीं मापा जा सकता है, कि हम उसकी क्रेस्ट की चौड़ाई नहीं माप सकते हैं, कि माइनर डायामीटर की, मेजर डायामीटर की, पिच डायामीटर। तो हमारा 31 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किसी एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होगा जो हम उसके द्वारा एक्सटर्नल थ्रेड का पिच डायामीटर नहीं माप सकते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जो हमारा निम्न में से किस फास्टिंग विधि में धातु पिघलती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो हम धातु को पिघलाते हैं तो हमारी जो प्रोसेस होती है वेल्डिंग प्रोसेस में हमारी धातु पिघलती है। निम्न में से किस कारण से नटों के नीचे स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कि जो कंपन के कारण नटों को ढीला होने से बचाने के लिए वहाँ हम स्प्रिंग वाशर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कार्य से टैप वाशर का प्रयोग किया जाता है। बताना किस कार्य के लिए टैप वाशर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो नटों की लॉकिंग के लिए हम टैप वाशर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किस नट का प्रयोग मापी यंत्रों में किया जाता है। जो सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं इसमें किस नट का प्रयोग किया जाता है। तो जो नल्ड नट होता है उसका प्रयोग हम मापी यंत्रों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेटिंग के बाद 2 सीटों के बीच गैप किस दोष के कारण दिखाई देता है। तो बताना रिवेटिंग क्रिया के बाद 2 सीटों के बीच गैप किस दोष के कारण दिखाई देता है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर वैसे डी सही हो जाएगा। बी और सी, मतलब ड्रिल किया हुआ सुराख ओवर साइज नहीं होना चाहिए, रिवेट सेट का सही प्रयोग ना करना, इन दोनों कारणों से रिवेट के बाद 2 सीटों के बीच थोड़ा गैप दिखाई देता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।